वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग बात कर रहे थे सेल्फ इंडक्टेंस की। अब देखेंगे एलआर सर्किट। अभी तक मैंने बताया आप लोगों को कि इंडक्टर जो होता है वो एक तरह से अपोजिशन इन नेचर होता है, कहोगे कि लेंज लॉ को फॉलो करता है। अपोजिशन इन नेचर कहने का मतलब हो गया कि सर्किट को सडनली कोई भी चेंज नहीं करने देगा। अगर सर्किट कोई भी सडन चेंज करना चाहेगा तो इंडक्टर उसको अपोज करता है, उसको रोकता है ना। जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि आज्ञाकारी बच्चा होता है, दुख की घड़ी में साथ आता है और जब ज्यादा पैसा खर्चा करते रहता है बैटरी या आपके पेरेंट्स जस्ट लाइक वही, तो उनको रोकता भी है कि अचानक से इस रेट से खर्च भी नहीं करना। यानी ना तो करंट को अचानक से बढ़ने देता है और ना ही अचानक से घटने देता है। जब आप गिरने लगोगे, करंट अचानक से सर्किट में खत्म होने लगता है तो उसको क्या कर देता है, जब सोर्स सपोर्ट करने लगता है पोलरिटी बदल जाती है। और जब अचानक से बढ़ने लगता है तो एज अ लोड गेन करने लगता है उससे करंट, है ना। उस समय पोलरिटी उसकी एज अ लोड हो जाती है। तो सिचुएशन के अनुसार ये बदलते रहता है। तो बस वही देखेंगे, एक बार देखेंगे ग्रोथ, एक बार डीके। ग्रोथ का कहने का मतलब हो गया कि बैटरी, अगर बैटरी की कैपेसिटी है कि वो 10 एम्पियर सप्लाई कर सकता है, ठीक है ना, तो सर्किट को वो अचानक से 10 एम्पियर सप्लाई नहीं करने देगा, उसको रोकेगा। करंट धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, ठीक है ना। उसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे जो हम लोग बोल रहे थे कि अपोज करता है, वो रोकेगा और इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। एज अ स्टोरिंग डिवाइस हो गया वो, तभी तो सोर्स की तरह बिहेव करता है, वो करंट सोर्स के जैसा बिहेव करता है। आगे जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको दो तरह के सोर्स देखने के लिए मिलेंगे, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंडक्टर जो होता है वो करंट सोर्स टाइप होता है, कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स होता है। बस वही वहां पे कैपेसिटर में चार्ज को प्लेट पे स्टोर कर लेते हैं और ये उनकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड में पकड़ लेता है। बस दोनों में यही फर्क होता है। तो आइए बात करते हैं ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। एक एलआर सर्किट ले लेंगे, आपके बोर्ड पे दिख रहा हो एलआर सर्किट है। कांस्टेंट सोर्स हमने लगा दिया E, इसका ईएमएफ है। यहां पे एक स्विच है। अब जब तक स्विच को क्लोज नहीं करेंगे तब तक सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना, जब तक नहीं जाएगा। तो इनिशियली ये स्विच ओपन है, हमने सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया और T टाइम इक्वल टू 0 पे, यानी जहां से ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं उसको T इक्वल टू 0 मानते हैं, है ना। यहां से हुआ तो T इक्वल टू 0। आप लोग बोलते हो ना कि कितने घंटे में काम कंप्लीट करके आया, तो बोले 1 आवर्स, 1 घंटा लगा हमको। तो कैसे कंप्लीट करते हो कि अभी स्टार्ट किए हैं उसको 0 मानते हो, यही करते हो ना। और उसके बाद कितना देर लगता है, तो वही है T इक्वल टू 0 पे हमने ऑपरेशन को स्टार्ट किया। अगर आप इस स्विच को क्लोज करते हो तो यहां से I करंट क्या होगा, बैटरी का जो है अपना नेचर, वो करंट को सप्लाई करेगा। यहां पे लोड लगा हुआ है, आपके जैसे खर्च करने वाले बच्चे हैं जो मांग रहे हैं करंट लाओ करंट लाओ, है ना, पैसा लाओ, गार्जियन से मांगते हो ना, वही चीज है। तो यहां से करंट सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब ये आज्ञाकारी बच्चा इस सर्किट में बैठा हुआ है, वो रोकेगा, क्या कहेगा, नहीं अचानक से इतना करंट मत दीजिए। इस बैटरी को रोकेगा, बोलेगा धीरे धीरे दिया जाए, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, स्लोली स्लोली बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी लोड, ये भी लोड, इस केस में एज अ लोड ये बिहेव करने लगता है और रोकेगा, इसके करंट के ग्रोथ को रोकेगा। वो अचानक से बढ़ने नहीं देगा, धीरे 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 बढ़ने के लिए बोलता है, ठीक है ना। जस्ट मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि जब तक ये स्विच क्लोज नहीं है करंट 0 है। स्विच जब क्लोज नहीं है, ये स्विच ओपन रहेगा। अगर ये S ओपन है तो क्या होगा, I 0 होगा। एक विजुअलाइजेशन मैं आपको कराता हूं, ठीक है ना।
एक विजुअलाइजेशन हो गया ये कि हमारा अगर इस सर्किट में अगर इंडक्टर नहीं होता तो क्या होता, अगर सर्किट में इंडक्टर नहीं होता तो क्या होता सर, ऐसे करके दिखाओ। ये रहा आर, ये है, कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता, करंट फ्लो कर जाएगा आई, और इस आई की वैल्यू सीधे ई बाई आर हो जाएगी, और ये कांस्टेंट होता है ना, कोई भी स्टोरिंग डिवाइस नहीं है रोकने वाला या उसको ग्रोथ को, ये बिल्कुल फ्रीली मूव कर जाएगा इसमें, ठीक है ना, और ये कांस्टेंट रहेगा यानी मैक्सिमम पे रहेगा करंट ऑलवेज। तो इस तरह से हो जाता है अगर आपको क्या हो, इंडक्टर ना हो तब। और इस वाले जो करंट आई है हमारा, ये जो आई करंट है इसको बोलते हैं आई मैक्स, ये मैक्सिमम करंट है। जानते हो ये ऐसा सिचुएशन कब आएगा, अगर ये पूरी तरह से चार्ज हो गया, ये अपने फुल कैपेसिटी पे, यानी ये जिसको जितना रोकना चाहा उतना ये रोक लिया अपने हद भर, है ना, यानी ये जितना इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को पकड़ सकता था जब मैग्नेटिक फील्ड में अपनी कैपेसिटी के अनुसार पकड़ लिया, उसके बाद भी अगर ये सप्लाई किए जा रहा है तो फिर इसका रहना ना रहना एक जैसा, फिर ये गॉन हो जाए, और फिर जितना भी करंट निकलेगा वो डायरेक्ट इसको सप्लाई होगा, सेम यही वाला कंडीशन हो जाए, तो उसको बोलते हैं आई मैक्स। और आई मैक्स हो जाता है बेटा ई बाई आर, ठीक है ना, ई बाई आर, इसी को आप लोग बोलते थे आई नॉट, पीक वैल्यू, अभी तक जो बोलते आ रहे थे आई नॉट यानी कि पीक वैल्यू, ठीक है। अब इस सर्किट पे आते हैं और इसी की एनालिसिस हम लोग करेंगे कि टाइम टू टाइम कैसा चेंज हमारा आता है, ठीक है ना। तो देखो टाइम टू टाइम कैसा चेंज आएगा। अब t टेंस टू 0 पे इसको क्या किए, हमने क्लोज कर दिया, यानी t बराबर 0 है, हम इसको क्लोज किए। अब आई करंट चला, आई करंट चला तो यहां पे इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसके कारण करंट इंड्यूस्ड होगा, और वो कैसा होगा, नेचर का, अपोजिशन नेचर का होगा, इसको अचानक से बढ़ने नहीं देगा। यहां पे जो ईएमएफ होता है, ये जो ईएमएफ होगा बेटा ऐसे, ये क्या हो जाता है, ये वाला ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट डी बाई डी टी जो है हमारा, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जब हम क्लोज करेंगे तो यहां पे इसका पोजीशन शुरू हो जाएगा, तो लिख सकते हो कि जब क्लोज होगा इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे एट t इक्वल टू 0 पे, क्लोज करेंगे एट t इक्वल टू 0 पे, तो लिखोगे कि इंडक्टर अपोजेज करंट, and thus it takes टाइम फॉर, है ना, अचानक से तो बढ़ने नहीं देगा, टाइम फॉर ग्रो ऑफ करंट, यानी करंट के ग्रो में टाइम लगेगा, यानी करंट बढ़ने में टाइम लगेगा अब आपका, ठीक है ना, क्योंकि ये रोक रहा है। तो आप कर सकते हो कि अच्छा रोक रहा है तो कुछ देर तक जब तक ये क्लोज रहेगा, ठीक है ना, अभी t 0 पे तो क्लोज किए हैं, मान लो कि किसी टाइम t इक्वल टू टी हो गया, ठीक है ना, इस t का मतलब है कि कोई भी टाइम, इस t का मतलब हो गया कि इस t से हम टाइम को डिनोट कर रहे हैं कि t का मतलब टाइम, और लेकिन ये क्या डिनोट कर रहा है, समथिंग, कुछ वक्त हो रहा होगा। अगर मान लिया जाए कि इसको 9 बजे क्लोज किए हैं तो हो सकता है 9:10 हो, 9:20 हो, यहां पे ये रैंडमली कोई भी है, ठीक है ना, रैंडमली हमारा कोई भी टाइम ले लिए बीच में, जब बीच में टाइम, कब तक बीच में टाइम कहने का मतलब हो गया
कि जब तक ये फुल चार्ज ना हो जाए, यानी ये फुल गॉन, ये स्थिति में ना पहुंच जाए, है ना, इसके पहले का सिचुएशन और क्लोज होने के बाद का सिचुएशन, यानी किसी बीच टाइम टी पे हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये रोकते भी रहेगा, कितना हद तक रोक रहा है। तो चलो कर दिए, टाइम t इक्वल टू टी पे करेंगे, एट सम टाइम, लिखो एट सम t इक्वल टू टी। रेंडमली हम कोई भी एक बीच में से चुन लिए, जब तक फुल चार्ज नहीं हुआ है, इस वाले कंडीशन में नहीं पहुंचा है, उसके पहले का कोई भी एक टाइम हम चूज कर लिए। अब कैलकुलेट करके देखेंगे कि किस रेट से बढ़ रहा है ना, कैसे बढ़ रहा है, उसका ग्राफ क्या आ रहा है। तो आ जाओ, अब ये जो होगा वेयर t जो हमारा है 0 से बड़ा होगा और इनफाइनाइट से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा और इनफाइनाइट से छोटा होगा। अब ये इनफाइनाइट जानते हो किसको बोलते हैं? इनफाइनाइट, एक तरह से इनफाइनाइट केस इसी को बोलते हैं। t टेंस टू इन्फिनिटी पे ये ऐसा हो जाएगा, यानी हम नहीं जानते हैं। जब ये वाला केस हो जाएगा तो वो इसके लिए इनफाइनाइट टाइम है, तो हम 0 और इसके बीच में ये वाला t लिए। तो उस समय मानो कि करंट जो है हमारा, उस समय करंट है I, वो भी क्या है, I है। अब आ गए I पे, t इक्वल टू टी पे करंट हमारा I है। तो जब I है तो सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट कैसा बनेगा, देखो सर्किट बनाते हैं हम वापस। तो सर्किट बनेगा सर ऐसा बनेगा, देखो स्विच क्लोज है, इस तरह से बना, ये हो गया L, ये R, ये E, ठीक है ना, और यहां से चला हमारा करंट, यहां से करंट चला। तो ये वाला इंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, अभी कुछ हद तक चार्ज हो गया होगा, इसमें ईएमएफ जनरेट हो गया होगा, इंड्यूस्ड हो गया होगा, और ये क्या है, अभी इसका अपोज कर रहा है ना बढ़ने का, तो अपोज करेगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी यहां पे इंडक्टर का जो बिहेवियर होगा अभी वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। वो क्या होगा, अभी बोले ना कि यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट है जो अपोज करेगा इनिशियल में, तो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे इसका क्या करेगा, इसमें जो करंट इंड्यूस्ड करेगा इस करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है ना। यहां वाला अपोज करेगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये तो ऑलवेज लोड होता है हमारा, और करंट हमारा I यहां तक आ गया, ठीक है ना। ये क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो यहां से जो चला यहां तक पहुंचा, क्योंकि ये क्या होता है, इसको रोक देता है, यहां से निकलना ही नहीं, इसी को कमांड दिए हुए रहता है कि उसको बढ़ना ही नहीं देगा। जब ये सप्लाई ही नहीं कर पाएगा तो जिस रेट से डिमांड होगी उसी रेट से ना ये सप्लाई करेगा। ऐसा थोड़ी ना कि यहां से 10 एम्पियर यहां आया और यहां आके रुक जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट सोच रहे हो आप लोग तो गलत है। ऐसा नहीं है कि यहां से फुल करंट चलता है और ये यहां पे रोक देता है। ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही है, क्योंकि क्या है, कंडक्टर है ना, और कंडक्टर को हम लोग मानते हैं कि बहुत ही मिनिमम रेजिस्टेंस होता है ना। तो ये समझ लो कि ये यहीं पे कनेक्टेड है, तो तार कितना भी बड़ा आप जोड़ दो बीच में, करंट ये उतना ही सप्लाई करेगा जितना ये जाने देगा सर्किट में, समझ गए ना। तो यही वाला सेम करंट यहां तक आया। तो इस तरह से हमको दिख रहा है कि सर क्लॉकवाइज करंट क्या कर गया, फ्लो कर गया। अब सर क्लॉकवाइज करंट आप फ्लो करा रहे हो तो यहां से आप केवीएल लिख सकते हो, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, अप्लाई केवीएल। इसमें आप लोग माहिर हो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब लिखोगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो यहां से चले, निगेटिव टर्मिनल से करंट इन कर रहा है तो उसको मान लिए कि पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो अगर निगेटिव टर्मिनल से करंट इन कर रहा है उसको अगर आप पॉजिटिव माने हो, तो जिसका पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इन कर रहा होगा उसको आपको निगेटिव मानना होगा। ऐसा नहीं, आप अपने अनुसार मान सकते हो, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। मैं यहां पे मान रहा हूं, आप अपने अनुसार, आप निगेटिव से जो इन कर रहा होगा उसको निगेटिव मान लेना, तो पॉजिटिव से जो इन कर रहा होगा उसको पॉजिटिव। एक ही बात है, घूम फिर के वही बात आती है, दोनों से सेम ही आता है। आप कुछ भी मानो अपने सुविधा के अनुसार। मैं इसको मान लेता हूं, तो हो गया ई।
चलते चलते यहां आया, इसका वोल्टेज, क्योंकि केवीएल में वोल्टेज ही लिखना है, तो पॉजिटिव टर्मिनल है सबसे पहले तो निगेटिव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हमने निगेटिव मान रखा है पॉजिटिव से इन करने वाले को। अब यहां पे क्या है, कितना, एल डी आई बाई डी टी, ईएमएफ वही है ना, एल डी आई बाई डी टी, तो लिखेंगे एल डी आई बाई डी टी, फिर माइनस, क्योंकि ये भी लोड है, और आई इंटू आर, यहां पे सीधे सीधे इक्वल टू सर 0। केवीएल यही कहता है, केवीएल आपका यही बोलता है। अब हमें क्या पता करना है, इस वाले टर्म पे फोकस करना है, क्योंकि इंडक्टर की स्टडी हम लोग कर रहे हैं, इसमें कैसे कैसे ग्रोथ होता है। तो आप ये वाला टर्म एक तरफ करो और इसको पहले एक तरफ करो, फिर हम स्टडी करते हैं कैसे कैसे निकालेंगे। हमें चुपचाप निकालना क्या है, हमें इसमें देखना है कि करंट कैसे ग्रो हो रहा है, इसमें करंट कैसे ग्रो हो रहा है, ये वाला, ये करंट को हमको पकड़ना है कि ये करंट जो है कैसे ग्रो हो रहा है। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, चलो कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे ताकि हमको इजी हो जाए। तो यहां से देखो लिखेंगे E माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, एल डी आई अपॉन डी टी। तो चलिए पहले वो कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखो डी आई एक तरफ और डी टी एक तरफ हमको करना है सॉल्व करने के लिए। तो चलो करते हैं, देखो यहां से जब सॉल्व करोगे तो डी आई ऐसे, देखो मैं करता हूं, लिखता हूं, आप मिलाते चलना, डी आई इज इक्वल टू 1 बाई एल ई माइनस आई आर डी टी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं उसको। फिर आप करो, इसको जो करना है आप कर सकते हो, चलो यहां पे अब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है, या इसको आप ऐसे लिखो, देखो डी आई बाई ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू डी टी बाई एल, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब आपको सॉल्व करना है, तो मैं इसको स्लाइड करता हूं ऊपर की ओर, आप लोग छाप लेना इसको, वीडियो को पॉज करके मैं स्लाइड करता हूं ताकि इसको मैं कैलकुलेट कर पाऊं। तो चलो आते हैं इसमें, सर अब इसको इंटीग्रेट अगर कर दे तो हम आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं टोटल टी में, ऐसा जहां पे इक्वेशन आता है हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, डी आई है ना, ये तो हमारा हो गया इक्वेशन, आई आई एक तरफ और डी टी को हम एक तरफ कर दिया, और एल क्या है, ये तो कांस्टेंट है एल हमारा, क्योंकि शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें डी आई इस पे डिपेंड करती है, तो एक तरफ कर दिए और बाकी का एक तरफ कर दिया टाइप। तो डी आई डिवाइडेड बाई ई माइनस आई। अब देखो करेंट कहां से कहां तक बढ़ रहा है, करेंट कहां से कहां तक बढ़ रहा है। तो मान लिया जाए कि करंट इनिशियल में 0 होता है, जब सर्किट में क्लोज होता, सर्किट ओपन होता है स्विच, तो 0 से बढ़ते बढ़ते बढ़ने के बाद आई तक पहुंचा, वही है ना, हम लोग टी इक्वल टू पे कहां तक पहुंचा था, आई तक। तो सर करंट बढ़ के आई तक पहुंचा है, लिख दो आप, लिख दिया मैंने। टाइम भी 0 से शुरू हुआ था, कहां तक पहुंचा है, टी तक पहुंचा है, डी टी बाई एल। अब आप इंटीग्रेट करने में माहिर हो, चलो इसका इंटीग्रेशन जब लिखोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाएगा -1 बाई आर लॉग, नेचुरल लॉग होता है क्योंकि बेस में ई होता है, मोड ई माइनस आई आर, मोड होता है लॉग में ऑलवेज, ठीक है ना, ई माइनस आई आर माइनस लॉग नेचुरल ई।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को पुट करोगे इधर तो ये आएगा और इधर आ जाएगा T/L, ये होगा आपका। ठीक है ना, ये जानते हो ये कैसे लिखे हैं? देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आपका इंटीग्रेशन जब होता है, अगर इस तरह का है इंटीग्रेशन, मैं बॉक्स में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रह जाए। देखो अगर ऐसा है dx, इससे रिलेट करना आप, dx अपॉन b माइनस ax, इस तरह का अगर होता है तो ये स्पेशल केस होता है। आप मैथ वाले स्टूडेंट जानते होंगे, बायो वाले आप इसको देख लेना, या इस तरह के कुछ केसेज होते हैं जिन्हें आप स्पेशली पढ़ लो या याद कर लो। इसका आता है log b माइनस ax, b माइनस ax डिवाइडेड बाई r हमारा a, ये हो जाता है माइनस a, ये होता है। ठीक है ना, इस तरह से हो जाता है। तो इसे हमने है, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने दो टर्म पुट किया तो ये बेटा ये इनडिफिनिट है, अगर यहाँ पे लिमिट लगा दोगे आप तो यही वाला अपर लिमिट और लोअर लिमिट में टूट जाएगा। ठीक है ना, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद मैंने ऐसा लिखा है, वो होता है फाइनली इक्वेशन उसका। देखो r के जगह पे ये हो गया, यही तो माइनस a है ना, देखना यहाँ पे, और i के ही उसमें रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए हैं di और i, तो आप मिला के देख लो वही होता है। मैथ वालों को अच्छे से पता होगा, आप लोगों को याद रहता है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो लिख सकते हो माइनस r/l इंटू टी log e माइनस आई आर डिवाइडेड बाई e। ठीक है, ये रहा, ऐसे आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप, मैं स्लाइड करते चलता हूं, 1 माइनस आई आर बाई ई, ये लिख सकते हो ना, 1 माइनस आई आर बाई ई। और इस लॉगरिथमिक को सॉल्व करोगे तो इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा ना, यही वाला बेस इधर आ जाता है। तो आप लिख सकते हो कि ई आर बाई एल इंटू, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना, सेम सॉल्व करने के बाद लॉगरिथमिक को। तो उसके बाद जब आप ऐसा लिखोगे तो ऐसे सॉल्व करो, आई आर ये वाला आई एक तरफ छोड़ेंगे, बाकी सब आएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, देखिए ई बाई आर हो जाएगा, आई ई बाई आर यही होगा। और ई बाई आर इज इक्वल टू क्या पड़े, देखें तो ई बाई आर क्या आया था, आई नॉट या आई मैक्स आया था ना, ई बाई आर इज इक्वल टू आई मैक्स आया था। तो यानी आप इसको लिख सकते हो आई नॉट या फिर आई मैक्स, मैक्सिमम आई 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन ये टाउ होता है, ये टाउ बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इसको टाउ बोलते हैं। और इस टाउ का ये जो है ग्रीक वर्ड है, ये जो टाउ है हमारा, ये टाउ होता है बेटा ग्रीक वर्ड, ठीक है ना, टाउ TAU टाउ है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट भी। इस टर्म को मैं डिफाइन करूंगा अभी,
टाइम कांस्टेंट टर्म को स्पेशली मैं डिफाइन करूंगा, इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू है L/R। यहां पे L/R इज इक्वल टू मैंने टाउ को पुट किया है। जैसे ये टर्म है -R/L इंटू टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं T/-L/R ऐसे लिख सकते हैं, और इसी L/R को हमने ये टाउ से डिनोट किया। ठीक है ना, टाउ बोलते हैं, ये ग्रीक वर्ड है हमारा, जिससे हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, और ये L/R है। अब इसी पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो L/R है वो क्या होता है, ठीक है ना, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप इसको पहले आप छापो, वीडियो पॉज करके इसको छाप लो, फिर हम बात करेंगे ये टाउ क्या है और कैसे कैसे ग्रोथ होता है हमारा। ठीक है, चलो तो बात करते हैं हम टाइम कांस्टेंट की, है ना। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, यानी हमारा जो सर्किट था वो LR सर्किट था। ठीक है ना, तो इंडक्टिव सर्किट था हमारा, इसलिए जो टाइम कांस्टेंट है वो इंडक्टिव है। कैपेसिटर में होता है वो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट हो जाता है, उसकी वैल्यू अलग आती है, टॉ इक्वल टू RC आता है इसका। ये L/R आया था हमारा। ठीक है ना, डिफिनीशन दिख रहा होगा, डिफिनीशन पे चर्चा से पहले हम उसका मैथमेटिकल टर्म समझेंगे। देखो आप, यही आया ना आपका फॉर्मूला, तो यही आया I इज इक्वल टू I0, यानी I मैक्स 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/τ। तो हमको इस टॉ को डिफाइन करना है, तो अगर हम बोले कि ये टॉ जो है टाइम कांस्टेंट जो है वो t के बराबर हो गया, एक बार के लिए मानो, हमको इसको डिफाइन करना है। ठीक है ना, तो बस मानो ये जो टॉ है t के बराबर है, यानी जितना टाइम के लिए आप निकाल रहे हो सेम, यानी ये जो L/R है वो इस t के बराबर हो गया, बस। ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं मानना है। तो हम मान लिए कि टॉ जो हो गया t के बराबर हो गया। अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I0 1 माइनस, दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह t ही होगा, तो क्या आ जाएगा e टू द पावर कटने के बाद -1, यही आएगा ना। और e टू द पावर -1 को आप 1/e लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू बहुत फेमस है, आपको याद होनी चाहिए, 0.37 आती है। तो यहां पे रखेंगे कि I0 to 1 माइनस 0.37। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद इतना आएगा हमारा। ठीक है, 0.63 I0, यानी मैक्सिमम वैल्यू का 0.63 आएगा। तो अब आते हैं डिफिनीशन पे। ये तो मैथमेटिकल था, हम माने ये जो टॉ है वो t के बराबर हो गया। इसका डिफिनीशन लिखने के लिए कभी कभी हम लोग किसी चीज को डिफाइन करने के लिए कुछ अजम्पशंस लेते हैं, साइंस अजम्पशंस का ही खेल है। आप देखो कैसे डिफाइन करते हैं, पढ़ना आप लाइन से हमारे साथ। डिफिनीशन क्या था, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ चेंजिंग क्वालिटी इन अ सर्किट। टाइम रिक्वायर्ड, ये भी टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम ही है ना, यानी एक तरह का टाइम डिफाइन कर रहा है ये। ठीक है, कौन सा टाइम, ये जो टाइम कांस्टेंट है वो कौन सा टाइम है, L/R को कौन सा टाइम बोलेंगे हम। ठीक है ना, तो फॉर चेंजिंग क्वालिटी इन अ सर्किट एज वोल्टेज और करेंट टू राइज और फॉल। कहने का मतलब हो गया कि करंट और वोल्टेज है या तो राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है, ठीक है ना, या बढ़ रहा है या घट रहा है। क्योंकि जब मैं डीके पढ़ाऊंगा तो फिर मैं ये नहीं बता रहा, ठीक है ना, डीके में मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि कैसे डीके हुआ। ये टाइम कांस्टेंट दोनों में एक ही होता है, LR सर्किट के लिए ही ये है, ये नहीं कि ग्रोथ के लिए है, डीके के लिए भी वही। इसीलिए मैंने लिखा वोल्टेज और करंट टू राइज और फॉल। आप अगर वोल्टेज के लिए भी निकालोगे ना इक्वेशन, ये मैं बोलोगे कि आपने आई डिफाइन किया था, वोल्टेज के लिए भी निकालोगे तो यही आएगा, वोल्टेज के लिए भी सेम इक्वेशन आता है। तो फॉल अप्रोक्सीमेटली 0.6
632 of the difference between its old and new value after an impulse has been applied. ठीक है ना? That induces such a change equal in seconds to the inductance of the circuit in Henry divided by its resistance in ohm. तो कहने का मतलब ये है कि हमारा या तो सर्किट चार्ज हो रहा है या फॉल हो रहा है इंडक्टर, तो वो चार्ज होते होते, टाइम कांस्टेंट किसको बोलते हैं? चार्ज होते होते वो अपने मैक्सिमम चार्ज, कुछ तो मैक्सिमम कैपेसिटी रही होगी ना, अगर उसका 100 है मैक्सिमम कैपेसिटी, तो अगर वो चार्ज होते होते अपना 63% अगर वो चार्ज हो गया है, तो उस टाइम को टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। कहने का मतलब हो गया कि सर्किट में L/R वही वैल्यू आएगी, आप निकाल के देखना, ये L/R उतना ही होगा, यानी L/R जो टाइम आएगा, इतने टाइम में सर्किट 63% चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना? यानी L/R में हमारा सर्किट कितना परसेंट चार्ज हो रहा है, यानी करंट अपने कितने परसेंट पे पहुंच रहा है। देखो यहां I नॉट का 0.63 यानी 63% चार्ज हो रहा है, 100% चार्ज नहीं हो रहा है। यानी L/R पे जब हम पहुंचेंगे, अगर L हेनरी कुछ और है हमारा, अगर 3 हेनरी हो गया और इधर क्या है R बराबर 3 ओम हो गया, अगर मान लो तो 1 सेकेंड हो गया, तो सर्किट यानी कि 1 सेकेंड में, जैसे हमारा ये रहा, ये सर्किट था, यही था ना। अगर यहां पे L इज इक्वल टू 3 हेनरी अगर बोलूं और R इज इक्वल टू 3 ओम, तो टाउ जब लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा 3/3 यानी 1, ये भी क्या होगा सेकेंड में होगा। तो इस सर्किट में अगर 1 सेकेंड में अगर करंट फ्लो करेगा, 1 सेकेंड में ये सर्किट अपने 63% पे पहुंच जाएगा, यानी इस इंडक्टर, ये इंडक्टर 63% चार्ज हो जाएगा 1 सेकेंड में। तो फिर 100 में कितना होगा ये आप निकाल ही सकते हो, है ना। तो सोचो ग्रोथ कैसे कैसे हो रहा है, 1 सेकेंड में उतना परसेंट पहुंच गया है। तो वो अगर किसी सर्किट को चार्ज करना है कि कितनी तेजी से चार्ज हो रहा है, कितनी तेजी से डिस्चार्ज हो रहा है, तो किस पे डिपेंड करेगा? L और R पे। नहीं, इनका रेशियो, अगर L जितना कम होगा तो टाउ कम होगा, यानी कम ही समय में चार्ज होगा। हम बोले ना कि L की कैपेसिटी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा होगा उतना देर तक वो रोकेगा, उसको अपोज करेगा, है ना। तो L पे डिपेंड करता है, L जितना बड़ा टाइम उतना है, क्योंकि ज्यादा L बड़ा होगा तो उसको चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। छोटा होगा तो कम टाइम लगेगा, फिर जल्दी से इसको करंट सप्लाई कर देगा। तो इस R तक मैक्सिमम करंट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यही चीज निकाला जाता है इससे, ठीक है ना। तो टाइम कांस्टेंट उसी को बोलते हैं, इसीलिए मैंने लिखा कि टाउ इक्वल टू टी, और मैंने डिफाइन किया कि अगर इतना रखते हैं तो ये L/R हमारा जितना होता है उतने टाइम पे 63% वो चार्ज हो जाता है हमारा, ये कहने का मतलब था। अब देखो सर ये ग्राफ कैसे होता है, आपने बोला लिखा हुआ था ग्रोथ एंड डिके, तो अभी ग्रोथ बताना है। तो आओ ग्राफ पे देखते हैं कैसे कैसे बढ़ रहा है ना। टाइम के रेस्पेक्ट में ही बनाना है। ये रहा करंट और ये रहा टाइम, ये टाइम हो गया और ये करंट हो गया। अब ये किस तरह का है देखो, तो एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, इसी इक्वेशन का ना ग्राफ यहां पे बनाना है। तो एक्सपोनेंशियल बनाएंगे हम, ये हो गया एक्सपोनेंशियल, इसी तरह का एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है ना। तो मैक्सिमम करंट जो होगा वो ये होगा, और मैक्सिमम को क्या बोलते हैं? आई नॉट, आई नॉट ही बोलते हैं ना मैक्सिमम को। इसको दूसरे कलर से मैं कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया आई, और टाइम को भी मैं ये लो कर देता हूं। चलो ये आई नॉट हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि अब इसमें से टाइम कांस्टेंट बताओ सर, टाइम कांस्टेंट कहां होगा? तो इस आई नॉट का 63 पे आना,
0.63 आई नॉट जहां पे होगा उतने टाइम को क्या बोलेंगे, टाउ। ये तो जीरो है ही हमारा, समझ गए। तो यही चीज मैं कहना चाह रहा था कि आई नॉट का 0.63 जब आ जाएगा टाइम्स, तो उस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। यही हम ऊपर में लैंग्वेज में भी लिखे हैं, और ग्रोथ में यही था। अब आगे हम डीके की बात करेंगे, तो आप इसको छाप लो, फिर हम अगले लेक्चर में डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट पे बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, सायोनारा।